हेलो बच्चों, आपका ये अगला चैप्टर है विवर्तन। तो विवर्तन की घटना ज़्यादातर होती है ध्वनि तरंगों में, लेकिन कभी कभी प्रकाश तरंगों में भी होती है विवर्तन की घटना। तो ध्यान से सुनेंगे विवर्तन होता क्या है। विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की तरंगों का किनारों से मुड़ जाना। क्या कहलाता है विवर्तन। देखो, आपने देखा होगा कि अगर कोई पक्षी बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रहा है आसमान में, तो उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं बनती है। तो परछाई ज़मीन पर क्यों नहीं बन रही है? उसके विवर्तन के कारण। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई, जैसे हम खिड़की के पास बैठे हैं और कोई व्यक्ति बराबर वाले मकान से बोल रहा हो, तो आवाज़ खिड़की से हमारे पास आती है, यानी आवाज़ घूम के आती है हमारे पास, घूम के मुड़ के आ जाती है। तो उसे कहेंगे ध्वनि में विवर्तन। और इसी तरीके से प्रकाश भी मुड़ के अगर कहीं पहुंच जाए तो उसे कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। ठीक है। तो प्रकाश तो मुड़ता नहीं है भाई, नहीं मुड़ता है, तो उससे क्या होता है, प्रकाश की परछाई बन जाती है। लेकिन अगर कोई किनारा बहुत तीक्ष्ण है तो वहां से प्रकाश कुछ मुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है चित्र, ये प्रकाश आ रहा है इधर से, और मैंने एक बहुत पतला सा यहाँ पर होल कर दिया है। तो प्रकाश से हम सीधा निकल जाना चाहिए था यहाँ से, लेकिन सीधा नहीं निकलता, बल्कि यहाँ पर भी कुछ रोशनी या कुछ उजाला कर देता है। तो इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर, एक है फ्रेनेल विवर्तन और एक है फ्राउनहोफर विवर्तन। तो देखो, फ्रेनेल विवर्तन क्या होता है। देखो, फ्रेनेल विवर्तन मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत, जैसे ही प्रकाश स्रोत है और यहाँ पर एक ही पर्दा है, प्रकाश स्रोत और पर्दा। यहाँ पर एक ये कहना चाहिए, एक पर्दा ऐसा लगाया गया, इसमें होल किया गया है, और एक पर्दा ये लगाया गया है। तो कहने मतलब ये हुआ कि प्रकाश स्रोत और पर्दा, एक पर्दा ये वाला, ठीक है, और ये वाला द्वारक, ये दोनों सीमित दूरी पर हों एक दूसरे से, तो वो कहलाएगा फ्रेनेल विवर्तन। अगर इनकी दूरी असीमित हो जाए, स्रोत की, पर्दे की, इस स्रोत की और इसकी द्वारक की और इस पर्दे की दूरी कैसे हो जाए, असीमित, तो वो कहलाएगा फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है। तो नाम से कोई खास मतलब नहीं है, कोई पूछ लेता तो ये बता देना है। फ्रेनेल विवर्तन में स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी सीमित होती है, और फ्राउनहोफर विवर्तन में स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी कैसी होती है, असीमित। ठीक है। इसमें सूत्र निकालेंगे हम लोग एक। तो देखो, ये हेडिंग है एकल झर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन। देखो, व्यतिकरण में हमने दो होल बनाए थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही होल होगा। तो यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, ये उससे ये दो प्रकाश तरंगाएं मैंने मान लिया निकल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक लगा दिया मैंने उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को, किरणें ऐसी जा रही थी, इन किरणों को इधर की ओर मोड़ देता है ये। ठीक है। यहाँ पर एक ये झिर्री लगी हुई है ए और बी, ये बहुत छोटा सा होल होगा, इसमें याद दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से तरंगे बाहर निकलेंगी दो, यहाँ पर एक लेंस और लगा दिया ये। तो ये लेंस क्या करेगा, इन दोनों किरणों को इस पर्दे पर फोकस कर देगा। ये बिंदु मैंने मान लिया है ओ। अब यहाँ से बहुत सारे तरंगे निकल रहे होंगे इस तरीके से, तो एक तो यहाँ पर फोकस होंगे, दो तरंगे यहाँ फोकस होंगे और दो तरंगे यहाँ पर फोकस होंगी बिंदु पी पर। ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ए बी से जो तरंगे ऊपर फोकस हो रही हैं, तो जो दूरी ए वाली तरंग बी से ओ तक जाने में तय कर रही है, वही दूरी ए से ओ तक जाने में तय कर रही है। यानी इन दोनों तरंगों के बीच कोई भी पथांतर नहीं है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर जो तरंग बी से जा रही है पी की ओर, और एक तरंग जा रही है ए से पी की ओर, तो जो बी से पी की ओर जा रही है वो तरंग इसकी तुलना में इतनी दूरी लगभग ज़्यादा तय कर रही है। तो ये कहलाएगा इसका पथांतर। पथांतर क्या है इसका, बी के, ये हो जाएगा इसका पथांतर। पथांतर बी के, बी के। ठीक है, ये पथांतर हो गया बी के। मैंने इस पर ए से, ये जो बीपी थी इस पर एक लंब डाल दिया और यहाँ पर इसको मान लिया के। तो बी से के तक की दूरी क्या कहलाएगी, पथांतर। समझ में आई बात। ठीक। अब देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है, ये वाली बनी त्रिभुज जैसी आकृति। तो उस त्रिभुज का ये लंब हो जाएगा बी के, और ये हो जाएगा ए बी उसका आधा। ठीक है।
अब हम आगे देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर एक जो है बिंदु ए और एक है बिंदु बी। तो ए बी पर ये पहले प्रकाश तरंगे आ रही थी, अब यहाँ से प्रकाश तरंगे बाहर निकलेंगी ए बी से, तो वो कहलाएंगी द्वितीयक प्रकाशिक तरंगिकाएं। ठीक है, और ये सभी और आगे की ओर बढ़ेंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर निकलेंगी तो ये लेंस क्या करेगा, इन तरंगों को ऊपर फोकस कर देगा, पी पर फोकस कर देगा, कई जगह फोकस ये कर देगा। तो कहीं पर ये तरंगें कहना चाहिए बहुत ज़्यादा तेज रोशनी उत्पन्न करेंगी और कहीं पर ये कम तेज रोशनी उत्पन्न करेंगी। तो जहाँ कहना चाहिए ज़्यादा तेज रोशनी उत्पन्न करेंगी वहाँ पर बनाएंगी दीप्त बैंड, और जहाँ रोशनी कम होगी वहाँ बनाएगा ये अदीप्त बैंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों तरंगे जाकर मिल रही हैं और इनके बीच कोई भी पथांतर नहीं है बिंदु ओ पर। तो बिंदु ओ पर ये बनाएंगी मुख्य उच्चिष्ट, वो दीप्त बैंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दीप्त बैंड, और इसे हम कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट। क्या करेंगे, कहेंगे मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, अब बाकी जो तरंगे होंगी, बाकी जो तरंगे एक तो यहाँ जा रही है, इस तरीके से यहाँ भी जा रही होंगी, बाकी जो तरंगे होंगी वो इसी के आसपास कहीं ना कहीं पर जाकर केंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, अब जो तरंगे ये कहलाती है झिर्री। जो तरंगे झिर्री ए बी से थीटा कोण पर, ये वाला कोण थीटा बन रहा है, थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, वे पर्दे पर बिंदु ओ से ऊपर पी पर फोकस हो जाती हैं। कौन सी वाली, जो थीटा कोण से विवर्तित होती हैं। ठीक है, तो ये तरंगिकाएं झिर्री ए बी के विभिन्न भागों से एक ही कला में चलती हैं। यहाँ से तो एक कला में चलेंगी, लेकिन बिंदु बी पर पहुँचते पहुँचते इनकी कलाएं अलग अलग हो जाएंगी, भिन्न भिन्न हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं इसमें एक लंब ये एक हो जाएगा। इस तरीके से ये जो ए के है ये क्या मान लिया जाएगा, बी के पर लंब। ठीक है, तो ये तल है जो ए के, जो ए के तल है, ए के से बिंदु पी पर एक प्रकाशीय पथ। अब हम क्या करेंगे, ये जो तरंगे हैं ए और बी से निकलने वाली, इनके बीच का पथांतर देखेंगे कितना हो रहा है। तो पथांतर मैंने बता दिया था कितना हो रहा है, बी के, ये हो जाएगा बी के। अब हम क्या करते हैं, ये जो ए और बी दिया हुआ है इसको n बराबर भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, कितने भागों में विभाजित कर लिया, n भागों में। ठीक है, तो प्रत्येक आधे भाग के संगत, प्रत्येक देखो दो भागों में बांट देता हूँ मैं, n भाग था तो आधा भाग यहाँ से हो जाएगा ये। प्रत्येक अर्ध भाग के संगत बिंदु से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर हमने कहा कितना है, λ/2। देखो पूरा तो हो गया, बी के बराबर जो पथांतर है वो हमने मान लिया लैम्डा। ठीक है, तो आधे के संगत कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं ए बी के अर्ध भाग के संगत पथांतर। देखो पूरा कितना मान लिया मैंने, लैम्डा, तो आधा कितना हो जाएगा, λ/2। λ/2। अब देखो पूरा हमने लैम्डा माना है। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा भाई। पीछे क्या था, व्यतिकरण में जब पथांतर लैम्डा होता था तो वहाँ पर बनता था दीप्त फ्रिंज बनती थी, और λ/2 होता था तो अदीप्त फ्रिंज बनती थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो पथांतर है वो बनना है लैम्डा पी पर। ठीक है, बी के बराबर लैम्डा मान लिया है, तो जो लैम्डा है उसको दो भागों में डिवाइड करें तो वो हो जाएगा λ/2। दो भागों में हो गया λ/2। तो लैम्डा दो भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग आएगा λ/2 और एक भाग आएगा λ/2। तो λ/2 से λ/2 जाएगा कट, तो बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा।
तो जीरो का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, और यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, अदीप्त बैंड, λ/2 होगा। अतः बिंदु P पर अदीप्त बैंड उत्पन्न होगा, अदीप्त बैंड उत्पन्न होगा। यह प्रथम निम्निष्ट है, जिसके लिए बी के बराबर लैम्डा। बी का मतलब क्या, पथांतर। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में भाई ए बी के या ए के बी में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी के बटे ए बी। अब देखो ए बी कितना दिया हुआ है, स्मॉल ई, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी के मतलब कितना है, लैम्डा बटे ई इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ई साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। तो निम्नलिखितों के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम लैम्डा, ये जनरल फार्मूला बनेगा अभी निम्नलिखितों के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो एम है, एम बराबर हो जाएगा 1, 2, 3 और ये डॉट डॉट डॉट। अगर एम बराबर 0 लगा देंगे हमारा 0 लगा देंगे तो ई सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 0। तो वो कहलाएगा मुख्य उच्चिष्ट। क्या कहलाएगा, मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है भाई, तो प्लस माइनस मतलब ये हो गया कि ये दोनों ओर बनते हैं। दोनों ओर का मतलब है ओ के ऊपर भी बनेंगे और ओ के नीचे भी बनेंगे निम्नलिखित। ठीक है, इसके बाद दो उत्तरोत्तर का मतलब है एक के बाद एक, दो उत्तरोत्तर निम्नलिखितों के बीच भी कुछ प्रकाश पहुंचता है, कुछ प्रकाश पहुंचता है। जहां कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं, कम चमकीले उच्चिष्ट बनते हैं। इन्हें गॉड उच्चिष्ट कहते हैं, गॉड उच्चिष्ट। अभी चित्र बनाएंगे समझ में आएगा। गॉड उच्चिष्ट कहते हैं। उच्चिष्ट की स्थिति के लिए, उच्चिष्ट की स्थिति के लिए। अब देखो, अगर पथांतर लैम लैम्डा था तो निम्नलिखित बन रहे थे। अब हम देखेंगे उच्चिष्ट के लिए, तो ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 2m + 1
और ये लेमडा बाई 2। एम बराबर लगा दो 1 2 3। अब इसमें हम कुछ भी लगाएं, एम बराबर 1 या 2, यहाँ से ये फ्रैक्शन नंबर ही प्राप्त होगा, यानी भाग में बटे में प्राप्त होगा। तो ये बटे में प्राप्त होगा तो कौन सा बंड प्राप्त होगा? अदीप्त, वो दीप्त, और उसे कहेंगे उच्चिष्ट। अब देखिए जरा आगे, एक स्थितियां बनाते हैं हम उच्चिष्टों की। तो देखो यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा हो गई, तीव्रता यहाँ पर ज़्यादा हो गई, उसके बाद तीव्रता कम होती जा रही है। ये तो यहाँ पर जो बन रहा है सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला, इसे कहते हैं मुख्य उच्चिष्ट। मुख्य उच्चिष्ट, यहाँ पर ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये क्या बनना है? इसे कहते हैं निम्निष्ट। निम्निष्ट। अब यहाँ पर ये बन गया गौड़ उच्चिष्ट। गौड़ उच्चिष्ट। और देखो गौड़ उच्चिष्ट कब बनता है? हमारे पास सूत्र था, ये था ई साइन थीटा बराबर 2m+1 लेमडा बाई 2 में हम यहाँ पर 1 लगा देता हूँ अभी, एम की जगह मैंने 1 लगा दिया। एम की जगह 1 लगाओ तो जो हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। 3 लेमडा बाई 2, तो ई साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2, या फिर थीटा बराबर हो जाएगा 3 लेमडा बटे 2 ई। ये हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा गौड़ उच्चिष्ट। क्या कहलाएगा? गौड़ उच्चिष्ट। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसी तरीके से अब देखो ये दोनों ओर बनना है, इधर भी बनना है और इधर भी बनना है, इसलिए इधर वाले माइनस मान सकते हैं और इधर वाले हम प्लस मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने चित्र के हिसाब से लिख दिया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, लिखते हैं साइन थीटा बराबर 0, प्लस माइनस लेमडा बटे ई और प्लस माइनस 2 लेमडा बटे ई। 2 के बाद कितना आएगा? प्लस माइनस 3 लेमडा बटे ई डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या आ रहे हैं? उच्चिष्ट। वो उच्चिष्ट नहीं, ये सब आ रहे हैं निम्निष्ट। सब क्या आ रहे हैं? ये निम्निष्ट। ठीक है, निम्निष्ट। अब थीटा बहुत छोटा है। कैसा है थीटा? थीटा बहुत छोटा है, तब साइन थीटा जगह पर क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 0, प्लस माइनस लेमडा बटे ई और प्लस माइनस 2 लेमडा बटे ई डॉट डॉट डॉट। स्त्रियाँ किसकी हो गई? ये स्त्रियाँ हो गई निम्निष्टों की। ठीक है, इसके बाद उच्चिष्टों की देखेंगे। गौड़ उच्चिष्टों की स्थितियां देखिए भी। मैं थीटा लिख देता हूँ सीधे सीधे, बस साइन थीटा होता है लेकिन मैंने थीटा लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इस वाले में हम 1 लगाएं एम की जगह पर, तो कितना हो जाएगा? 3 लेमडा बटे 2।
तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा बटे 2e। अगला प्लस माइनस 5 लैम्डा बटे 2e डॉट डॉट डॉट। तो कोडी स्थितियाँ इस तरीके की होंगी तो वो गॉड उच्चिष्ट होंगे। अब देखो पहले आ रहा था 3 लैम्डा बटे 2, तो ये थोड़ा सा ऊंचा था। इस बार आ गया 5 लैम्डा बटे ई, तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ऐसे अगला वाला आएगा 7, तो ये थोड़ा सा और नीचा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम मुख्य चित्र के इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो प्रकाश की तीव्रता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है। इसके बाद हम एक फार्मूला लिखेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। इसी पे सभी सवाल होंगे। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब देखो ये केंद्रीय उच्चिष्ट दोनों ओर बनना है, इधर भी बनना है इधर भी बनना है। समझ में, इधर ही बनना है इधर ही बनना है। तो इसका जो फैलाव होगा वो इधर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों ओर होगा। तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगी, जो थीटा आ रहा था उसमें 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये आएगा 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई। 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटे ई। नीचे यदि झिर्री से पर्दे की दूरी कैपिटल डी है, तब पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट की रैखिक चौड़ाई दोनों ओर के लिए 2 लैम्डा बटे ई गुणा डी। तो ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है। और अगर फोकस दूरी दी हुई हो, लेंस लगा उसकी फोकस दूरी दी हुई हो, यदि फोकस दूरी एफ हो, तब 2x बराबर 2 लैम्डा बटे ई गुणा डी। तो ये फार्मूला लग जाएगा। यहाँ तक आप लोग नोट करेंगे। ठीक है। अब कुछ थोड़ी सी मैं बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से झिर्री बनाई थी मैंने। ठीक है। हमने कहा पथांतर है कितना, लैम्डा। पथांतर लैम्डा है तो 2 भागों में बट जाएगा। एक भाग हो जाएगा लैम्डा बाई 2 और एक भाग हो जाएगा लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा बाई 2 कट गया, तो क्या प्राप्त होगा, निम्नलिखित। अगला हमने ले लिया 3 लैम्डा बाई 2। कितना ले लिया, 3 लैम्डा बाई 2। तो ये 3 लैम्डा बाई 2 3 भागों में बटाएगा। एक हो जाएगा लैम्डा बाई 2, एक लैम्डा बाई 2 और एक और हो जाएगा लैम्डा बाई 2। तो इससे लैम्डा कट जाएगा, एक लैम्डा बाई 2 बचेगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, उच्चिष्ट। अब अगले बार में हमने ले लिया 5 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कितने भागों में बटेगा, 5 भागों में। लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2
लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2। तो एक इससे ये इससे ये एक लैम्डा बाई 2 बच गया। तो क्या प्राप्त होगा? उच्चिष्ट। अब देखो यहां पर जो पहले प्रकाश था, पहले था ये 3 लैम्डा बाई 2। ये कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। ठीक है, तो शेष प्रकाश कितना बच रहा था? 1/3 शेष बच रहा था 1/3। अब अगली बार आ गया 5 लैम्डा बाई 2, तो उसको 5 भागों में बांटा, तो शेष भाग कितना बचेगा? 1/5। तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो कहने मतलब ये हुआ अगला वाला होगा तो उसमें आ जाएगा 1/7 और अगले वाले में आ गया 1/9। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा ऊंचा बना था तो ये था 1/3, फिर अगले वाले में हो गया 1/5, फिर अगले वाले में जाएगा 1/7। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश है उसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे आप लोग। ओके।